प्रॉब्लम हो गई क्या रवि? दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार का दिन है और शनिवार की शाम ठीक 8:30 बजे हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जो कि देश के मूर्धन्य कवियों में आते हैं, एक साहित्य जगत का, हिंदी साहित्य का बड़ा नाम, वरिष्ठ कवि, संपादक और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और किसी एक किताब पर हमारे से बातचीत करेंगे। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। सर, द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में स्वागत स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर और स्वागत। और शनिवार का ये कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है उन किताबों, उन पुस्तकों, उन साहित्यकारों, लेखकों, कवियों तक, दर्शकों को, साहित्य प्रेमियों को, पाठकों को पहुंचाना जो कि उपस्थित तो हैं लेकिन शायद बहुत मोबाइल और अन्य चीजों की दुनिया में खो से गए हैं कि आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमेशा कई अच्छे हिंदी के पाठकों की ये समस्या रहती है। आमतौर पर वे आकर कहते हैं हम क्या पढ़ें, हमें समझ नहीं आ रहा। और गूगल पर जाकर सिर्फ ये टाइप कर देने से गुड हिंदी बुक्स, अच्छी कहानियों की किताबें, अच्छी गजल की किताबें क्या आपको सचमुच में अच्छी किताबों तक पहुंचाती है, एक बड़ा प्रश्न है। और साथ में जिस तरह से पुस्तकालयों से हमारी दूरी हो गई है, पहले पुस्तकालय में आपको पुस्तकें उपलब्ध थी, आप नियमित जाते थे। आप जिस तरह से आज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और आदि की मेंबरशिप लेते हैं, पहले कहीं ना कहीं ये मेंबरशिप पुस्तकालयों के हिस्से में जाती थी, जो कहीं ना कहीं आज खत्म होती नजर आ रही है। इसलिए ऐसे माहौल में, ऐसे परिदृश्य में द न्यू भारत का टीएनबी किताब शनिवार की यह कार्यक्रम आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। और अनिवार्य इसकी महत्वपूर्णता को साबित करती है प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी की उपस्थिति। और आज सर लेकर आए हैं हमारे बीच किताब शब्द ढले अंगारों में, माधव कौशिक जी की लिखी हुई किताब है। किताब नहीं, गजल संग्रह कहें। एक ऐसा गजल संग्रह जिसके भीतर जीवन और समाज, और जीवन और समाज के अभिन्न अंग दिखाई देते हैं। माधव कौशिक जी का परिचय, अल्प परिचय मैं जरूर देना चाहूंगा और विस्तृत परिचय के लिए हम सर के पास जाएंगे। मैं उनका वह परिचय दूंगा जो आमतौर पर हम गूगल या आदि के माध्यम से प्राप्त कर लें, लेकिन उनका साहित्यिक परिचय आदरणीय सर देंगे। लेकिन माधव कौशिक जी जो कि एमए हिंदी, बीएड, स्नातकोत्तर अनुवाद, डिप्लोमा, साहित्य वाचस्पति मानद डिग्री प्राप्त है। विभिन्न विधाओं की 37 प्रकाशित पुस्तकें इनकी उपलब्ध है, जिसमें 16 गजल संग्रह हैं, 2 खंड काव्य हैं, 3 नवगीत हैं, 3 कथा संग्रह, 4 कविता संग्रह, आदि आदि आदि। साहित्यिक विदेश यात्राएं बहुत की हैं। सम्मान और पुरस्कार के रूप में अलग अलग मौकों पर अपने सृजन के लिए, अपनी कृतियों के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2005 में प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय बलराज साहनी पुरस्कार 2006 में प्राप्त हुआ। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास सम्मान 2010 में प्राप्त हुआ, समेत कई सम्मान समयानुसार साहित्यिक कृतियों के लिए प्राप्त होते रहे हैं। आप सदस्य हैं भारतीय प्रेस परिषद नई दिल्ली के, आप अध्यक्ष हैं राजभाषा सम्मान समिति बिहार के और उपाध्यक्ष हैं देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था राष्ट्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के। चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं। और आज इस कार्यक्रम में बड़ी खुशी की बात है कि आपकी पुस्तक शब्द ढले अंगारों में आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी इस किताब पर हमसे चर्चा करेंगे। तो यदि आप फेसबुक हैं तो पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं,
और उचित साहित्य पाठकों तक इस कार्यक्रम को पहुंचा सकते हैं बिना अन्य किसी भूमिका के। सर, माधव कौशिक जी के देश विदेश के अलग अलग पाठक हैं और उन पाठकों की अपनी रुचि है। लोग इन्हें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हमारे देश विदेश के पाठकों तक पहुंचाएं। आप बताएं कि माधव कौशिक जी कौन हैं, कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं और साहित्य कितना रचता बचता है उनकी गजलों में। सर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और आपने बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि माधव कौशिक जी के बारे में बहुत सारी सूचनाएं श्रोताओं को दे दी हैं। और आपने उचित कहा कि माधव कौशिक जी हिंदी के एक विख्यात कवि हैं। और हिंदी गीत और गजल विधा पर बिना माधव कौशिक का जिक्र किए बात पूरी नहीं हो सकती। वे एक अनिवार्य नाम है हिंदी गजल के, हिंदी गीत विधा के, नवगीत विधा के। और उन्होंने नवगीत विधा पर तो बाकायदा किताब भी लिखी है, अलग से उसकी आवश्यकता महसूस करते हुए उन्होंने किताब भी लिखी है। हिंदी में यदि देखें आप तो गजलों की परंपरा बहुत पीछे से आती है। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसा नाम से गजलें लिखी थी, उर्दू में गजलें लिखी थी, शायद ये बताने के लिए लिखी थी कि वो गजलें कह सकते हैं, क्योंकि कविताएं वो ब्रजभाषा में लिखते थे। तो ये हम्म। बताने के लिए शायद कि वो खड़ी बोली में भी कविता लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख रहे हैं। बहुत अच्छी गजलें रसा नाम से भारतेंदु जी ने लिखी। और फिर एक लंबी परंपरा है हिंदी में। सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि दुष्यंत कुमार से हिंदी गजल का मामला है। दुष्यंत कुमार निश्चित तौर पर एक टर्निंग पॉइंट की तरह है हिंदी गजल में, लेकिन उसके पीछे भी आप देखेंगे तो हिंदी में शमशेर बहादुर सिंह जैसा कवि है जिसने बहुत अच्छी गजलें लिखी हैं। त्रिलोचन का एक पूरा संग्रह है गजलों का। अन्य कवियों के वहां भी आपको ये चीज दिखाई देगी। केदारनाथ सिंह के वहां आपको दिखाई देगा गजलों का प्रयोग। एकदम गजल कह के तो नहीं है, लेकिन है। तो हिंदी में एक लंबी परंपरा गजलों की रही है, और दुष्यंत के बाद तो यह बहुत लोकप्रिय हो गई हिंदी में। आ, ढेर सारे कवि आए, हम सब बहुतों के नाम जानते हैं। आदम गोंडवी का नाम जानते हैं हम लोग, बली सिंह चीमा का नाम हम लोग जानते हैं। माधव कौशिक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, महेश अश्क हैं, वशिष्ठ अनूप हैं। आ, मतलब एक तरफ से अगर मैं नाम गिनाऊं तो इस अभी अभी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हैं। आ, दर्जनों नाम तो तुरंत अभी गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है हिंदी गजल के विकास में। ज्ञान प्रकाश विवेक हैं, माधव कौशिक, इन लोगों में एक ऐसे कवि रहे हैं, एक इस तरह के कवि रहे हैं जो कभी शोर नहीं करते रहे। और बहुत सारे गजलकारों ने क्या किया कि अपना कोई ना कोई एक रास्ता चुन लिया। जैसे किसी ने हम्म। राजनीति का रास्ता चुन लिया और उस ढंग की अच्छी गजलें कही उन्होंने। उसका एक माने मतलब है, ऐसा नहीं कि वो कोई खराब रास्ता। माधव कौशिक ने कोई शोर नहीं किया, और इनके वहां एक साथ आप देखेंगे तो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरह की गजलें हैं। जो विषमता है वह भी है। और एक तरह से इनकी कविताओं का स्वर, इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, जैसी कविताएं समकालीन कविता में लिखी जाती हैं हम सब लिखते हैं। गीत का मैंने जिक्र किया, नवगीत लिखे हैं इन्होंने, और गजलें कही हैं, कहानियां भी लिखी हैं, आलोचना भी लिखी है। अ, इनके लेखन के केंद्र में महात्मा गांधी का अंतिम आदमी। गांधी हम्म। जी कहते थे ना कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो समाज के उस अंतिम आदमी के बारे में सोचिए कि आपके किसी भी काम से उस अंतिम व्यक्ति को कोई लाभ होगा या नहीं होगा, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके किसी भी निर्णय का। तो माधव कौशिक की पूरी जो काव्य यात्रा है या साहित्य यात्रा है, उसमें यह चिंता गहरे व्याप्त है, अंतिम आदमी की चिंता। हम्म। और मेरा ये मानना है कि जिस भी कवि के वहां, जिस भी साहित्यकार के वहां वो कहानियां लिखता हो, लिखती हो, कविताएं लिखती हो, अगर अंतिम आदमी की चिंता है, यदि वंचना
का प्रत्याख्यान है, वंचितों का पक्ष है, किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध है, और साथ साथ जो कविता की अपनी कलात्मकता होती है वह है, तो निर्विवाद रूप से वह कवि हमारे समय का महत्वपूर्ण कवि। और माधव कौशिक एक ऐसे ही कवि हैं, एक ऐसे ही गजलकार हैं। उनका कोई भी शेर आप उठाइए, किसी भी गजल को आप अनायास इस किताब से या उनके किसी भी गजल संग्रह से आप उठाइए, और क्या कहते हैं कि आप कोई भी एक शेर पढ़िए और लगेगा आपको कि देखिए ना, ये चीज अ, कई बार हमारी भी निगाहों से गुजरी, लेकिन हम उस तरह संवेदित नहीं हो सके, हम उस तरह हम्म, कह नहीं सके जिस तरह इस कवि ने कह दिया है। यही तो बात होती है। कहना करोड़ों लोग चाहते हैं, कह नहीं पाते। कवि उन करोड़ों लोगों की आवाज बनता है, आवाज बनता है, और किसी बाहरी आरोपण के तौर पर नहीं बनता है। वो भीतरी हम्म, आवाज होती है जिसके कारण वह आवाज बनता है आम जनता का, आम लोगों का। आप याद करें, स्वाधीनता आंदोलन की आवाज कविता रही, साहित्य रहा। भक्ति आंदोलन की पूरी आवाज कविता है। तो कविताएं इसी तरह आवाज बनती हैं। लिखने वाले कुछ लोग होते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों में करोड़ों लोगों की आत्मा निवास करती है, करोड़ों लोगों की आत्मा वहां भीतर कहीं आ जाती है। तो किसी भी कालखंड में जब कोई कवि लिख रहा होता है, जैसे माधव कौशिक हैं, जब गजलें लिख रहे होते हैं, तो आप कई चीजें देखिए कि हर आंगन में आग लगी है, सबके घर भी जद में हैं, चलो वाह, उठो बाहर दौड़ो, शोलों को आवाज न दो। क्या बात है। हाँ, आगे की मंजिल तुम देखो, राहों को आवाज न दो, पूरा जीवन अभी पड़ा है, लम्हों को आवाज न दो। वक्त भले कैसा भी क्यों हो, बीत ही जाता है यारो। देखिए, उम्मीद की इबारत कैसे लिखी जाती है कि वक्त भले कैसा भी क्यों हो, बीत ही जाता है यारो, मायूसी में हार मानकर वाह, दुखों को आवाज न दो। और कलियों की आंखों से आंसू कहते हैं कुछ गलत हुआ, अपनी पलकों से सहलाओ, जख्मों को आवाज न दो। कवि क्या करता है, ऐसे ही करता है, जो यथार्थ है वह भी लाता है, और उस यथार्थ के अंधेरे में कहीं मनुष्यता न मिट जाए, कहीं हम्म, उम्मीद न मिट जाए, कहीं जीने की जो ललक है, जिजीविसा है, वह न मिट जाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कवि को। सिर्फ अंधेरा दिखाना कवि का काम नहीं है। कवि हम्म, का काम यह भी है कि वो बताए कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता ही आता है, हर रात के बिल्कुल, बाद सुबह आती ही आती है। रात अंतिम सत्य नहीं है, जिस तरह दिन का बीत जाना अंतिम सत्य नहीं है, उस तरह रात का बने रहना अंतिम सत्य नहीं है। तो बिल्कुल, ये इस फर्क को बहुत सलीके से समझाना कवि का काम है, और माधव कौशिक की गजलें ये काम करती हैं, उनकी कविताएं भी यह काम करती हैं। उनका एक शेर देखिए कि सदियों से सोए लोगों को दोस्त जगाने निकला हूं, वाह, सदियों से सोए लोगों को दोस्त जगाने निकला हूं, बहते पानी पर जीवन के नक्श बनाने निकला हूं। आसान नहीं होता है परिपाटी को बदल देना, आसान नहीं होता। यथा स्थितिवाद जो है वो जीवन में इस कदर घुला होता है रवि, कि उसको निकाल पाना आसान नहीं होता है किसी के लिए। तो माधव कौशिक के ये शेर जो हैं हमारे सामने जब आते हैं, तो जी, बेशक कोई अहमक कहकर मेरी भी तौहीन करे, आंधी में भी अपने दिल का दिया जलाने निकला हूं। क्या तो बात है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, आगे अभी हम लोग और इस पे चर्चा करेंगे। तो एक बहुत बिल्कुल, महत्वपूर्ण गजलकार के रूप में, जहां पर अ, एक समय था कि गजल का मतलब लोग समझते थे महबूब से बातचीत, जो उसका शाब्दिक अर्थ है गजल का, महबूब से बातचीत। लेकिन गजल बदल गई, और शमशीर के वहां भी गजल गजल बदल गई, हम्म, दुष्यंत के वहां बदल गई, और
तमाम लोग जो इस पूरे दौर में आते हैं, दमगुंडवी से लेकर आज तक नए से नए लिखने वाले, उनके वहाँ गज़ल का पूरा स्वरूप बदल गया। अब वो सिर्फ़ इश्किया नहीं रह गई है, प्रेम उसका अब भी जीव द्रव्य है, अब भी उसका हम्म। प्रोटोप्लाज़्म प्रेम है, लेकिन उस प्रेम की बहुस्तरीयता को देखने और जाँचने की ज़रूरत है, जो माधव कौशिक की गज़लों में दिखाई देती। बिल्कुल। आदरणीय सर ने जिस तरह से बताया कि कवि गजलकार का काम सिर्फ समस्या तक ले जाना नहीं है, समस्या तक पहुंचा करके समाधान की जानकारी देना या समाधान को दिखाना और बताना भी एक कवि की सफलता का मानक हो सकता है। कवि को कौन कब क्यों याद करे। और सर ने कहा कि सिर्फ महबूब से बात करना ही आज की गजलों में जरूरी नहीं। माधव कौशिक लिखते हैं कि जिस दिन सूरज बदला लेगा खौफनाक अंधियारों से, उस दिन चीख सुनाई देगी सत्ता के गलियारों से। सहमी हुई सुबह ने पूछा गलियों से बाजारों से, किसने किसका कत्ल किया है तेज धार हथियारों से। यानी हर प्रकार की हर प्रकार के विषय वस्तु को इनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। सर, हम लोग इस कार्यक्रम में अब तक आमतौर पर कहानी संग्रह, उपन्यास आदि पर चर्चा करते थे, लेकिन ये गजल और गजलों की परिपाठी के आधार पर माधव कौशिक जी जिस तरह से इस किताब के भीतर दिखाई देते हैं, आपने इनकी किताब को चुना, टीएनबी किताब शनिवार की, आखिर क्या खास वजह है कि जितेंद्र श्रीवास्तव जी के अपनी निजी लाइब्रेरी के भीतर यही किताब आज के इस कार्यक्रम का अंग बनती है सर। अच्छा अच्छा प्रश्न है रवि ये। देखिए क्या है रवि कि मेरा ये बराबर से मानना रहा है और मैं मानता हूँ। मैं समकालीन कविता को किसी निश्चित दायरे में बांधने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। मैं अपने व्याख्यानों में भी कहता रहा हूँ, अपने लेखों में भी कहता रहा हूँ कि जब मैं समकालीन कविता पद का इस्तेमाल करता हूँ तो सिर्फ वो मुक्त छंद की कविताओं के लिए नहीं करता हूँ। हम्म। मेरे लिए उसमें सन 60 के बाद की कविता को अगर हम समकालीन कविता कहें, थियराइज करें, तो उसमें नवगीत भी शामिल है, उसमें गजलें भी शामिल हैं, उसमें छंद में लिखी गई कविताएं भी शामिल हैं। समकालीन कविता का दृश्य तभी पूर्ण होगा, सिर्फ मुक्त छंद की कविता को नहीं मानना चाहिए। तो एक कारण तो यह भी है कि मैं इस कार्यक्रम में चूंकि कविताओं की चर्चा करता रहता हूँ, आपने कहा ही कि उपन्यास कहानियों की भी चर्चा करता हूँ। एक समय महज अश्क की किताब की भी मैंने चर्चा की थी, गज़लों की, जी। आपको याद होगा। तो जी। उस क्रम में मुझे लगा कि गज़ल एक अत्यंत लोकप्रिय विधा है। शेर जो हैं आसानी से लोगों की ज़बान पर चढ़ जाते हैं और बहुत देर तक साथ बने रहते हैं। वो आत्मा के और मस्तिष्क के और हृदय के सहचर बने रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर बातचीत करना ही चाहिए और माधव कौशिक मुझे बराबर एक ज़रूरी कवि की तरह लगे। पहले भी मैं कई बार उनकी कविताओं पर, उनकी गज़लों पर और गीतों पर लिख चुका हूँ और बातें कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि एक ज़रूरी कवि पर अलग-अलग माध्यमों से भी बात की जानी चाहिए ताकि बात लोगों तक पहुँचे। अभी आप हम्म। जो अशार पढ़ रहे थे, जो शेर आप पढ़ रहे थे, देखिए ना क्या उनकी गूँज है। कुछ अशार मैंने भी पढ़े। अभी मैं आगे भी कुछ शेर आपको सुनाऊँगा, अ, जी सर। बताऊँगा। तो मुझे लगा कि किसी भी विधा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और लोकप्रिय विधाओं की तो बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और यह पड़ताल बहुत ज़रूरी है कि लोकप्रिय विधाएँ कोई हल्की चीज़ नहीं परोस रही हैं, वो भी उतनी ही गंभीर चीज़ें लेकर आ रही हैं, जो चीज़ें समकालीन कविता की मुख्य धारा की जो कविता है मुक्तचंद की वो लेकर आ रही है। तो ये एक बड़ी वजह है कि ये इस किताब को आज मैंने चर्चा के लिए चुना, बातचीत के लिए चुना। जिस तरह से सर ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण किताब है और महत्वपूर्णता इससे इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें विषय अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। और जब मैं विषय विषय दो बार कह चुका हूं, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोफेसर जितेंद्र जी की जुबानी सुनना कि आखिर विषय वस्तु किसी भी गजल संग्रह के लिए, जहां पर अब तक या पूर्व में सिर्फ मोहब्बत
इश्क, बेवफाई तक सीमित रख दिया जाता था गजलों को। यदि अभी भी कोई गजल सुनाने की बात करे तो आमतौर पर लोगों को मोहब्बत, बेवफाई ही समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से दुष्यंत बात रखते हैं, जिस तरह से माधव जी बात रखते हैं, ये विषय वस्तु आज सामाजिक है, राजनीतिक है। जिन विषयों में गुस्सा है, जिन विषयों में हर प्रकार का रस दिखाई देता है, तो सर इन गजलों की, इन गजल संग्रह की आखिर विषय वस्तु को जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि देश के बड़े आलोचक हैं, वो किस प्रकार से देखते हैं? मुझे लगता है कि इससे बढ़कर के इस किताब की समीक्षा और किसी रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आपने इसे 10 में से 10 दे दिए या आपने कहा नहीं इसकी विषय वस्तु बहुत अलग है, तो इस किताब की महत्वपूर्णता अपने आप सही साबित हो जाती है। सर। आ, ये ये भी निश्चित तौर पर इस पर बात होनी चाहिए। गजल के साथ एक अच्छी चीज ये है रवि जी कि हम्म। गजल इस मामले में एक लोकतांत्रिक विधा है कि हम्म। वहां बहर का ख्याल तो बहुत रहता है। यानी कि हम्म। वहां जो छंद है गजल का, उसका ख्याल तो बहुत रहता है कि उसमें कमी को लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन हम्म। एक दूसरी जो बड़ी सुंदर चीज है, लोकतांत्रिक चीज है, वो ये है कि गजल के हर शेर में आप अलग अलग बातें कह सकते हैं। हम्म। यानी एक शेर में आप प्रकृति की बात कह रहे हैं, दूसरे शेर में आप राजनीति की बात कर सकते हैं, तीसरे में आप प्रेम की बात कर सकते हैं, चौथे में आप क्रांति की बात कर सकते हैं, किताब की बात कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। यानी हम्म। कि 4 या 5 या 7 या 8 शेर एक गजल में 8 विषय वस्तु को उठा सकते हैं एक साथ, जबकि सामान्यतः किसी और विधा में ये संभव नहीं है। बिल्कुल। हालांकि उर्दू के एक बड़े आलोचक हुए कलीमुद्दीन अहमद, हम्म। नक्काद कहते हैं उर्दू में, वो गजल विधा के एक बड़े कट्टर आलोचक थे। उनका ये हम्म। मानना था कि एक विधा में चीज ऊपर से नीचे तक एक नहीं, लेकिन पूरी हम्म। दुनिया में, चाहे वो फारसी में गजलें हों या हिंदी में आई हो, उर्दू में आई, जहां भी गजल नाम की, अब तो संस्कृत में गजलें लिखी जा रही हैं और बहुत हम्म। बेहतरीन गजलें संस्कृत में लिखी जा रही हैं। तो दुनिया में जहां कहीं भी रवि जी गजलें हैं, हाँ। वो बहुत लोकप्रिय हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं। कुछ जादू सा है उस पूरे मतलब गजल के व्याकरण में, उस विधा में चढ़ जाती हैं। तो इनकी विषय वस्तु, जैसा मैंने कहा कि प्रेम है, प्रेम की बहुस्तरीयता है। इस बहुस्तरीयता में आ, अपनी जो प्रिया है वह तो है ही, जो दाम्पत्य है वह तो है ही, इसके अलावा जो वंचित लोग हैं उनके प्रति प्रेम, हम्म। प्रकृति के प्रति प्रेम है, इस महान राष्ट्र के प्रति प्रेम है, पूरी मनुष्यता के प्रति प्रेम है। तो इश्क यहाँ भी है, लेकिन हम्म। बदले हुए रूप में है, अपने बृहत्तर रूप में है इश्क। जब भी रास्ते में कोई कोस कड़ा मिलता है, वाह। जब भी रास्ते में कोई कोस कड़ा मिलता है, जिस्म उम्मीद के पैरों पे खड़ा मिलता है। वाह। दिल की क्या बात बताऊं मैं तुम्हें दिल वालों, दिल की क्या बात बताऊं मैं तुम्हें दिल वालों, एक बच्चे की तरह जिद पे अड़ा मिलता है। और कई बात कि कोई अपनी ही नजर में न कभी कम समझे, हम्म। कोई अपनी ही नजर में न कभी कम समझे, इसलिए कद से अधिक अक्स बड़ा मिलता है। क्या बात है। हमारे अपने समय की चीजें रहती हैं। और कई चीजें हैं। मैं एक आपको और गजल के कुछ शेर सुनाऊं कि रास्ते में थकान क्यों न हो, हम्म। जिंदगी इम्तिहान क्यों न क्यों हो, ना हो। क्या बात बोल देती हैं सच मगर आंखें, बोल देती हैं सच मगर आंखें, आदमी बेजुबान क्यों न हो। है। क्या बात। आंख बोल देती है अंततः। हाँ, वो आ, ये सारी चीजें जो हैं, लोग तो देखिए कितना मानीखेज शेर है, कितना अर्थपूर्ण शेर है, सुनिए इसे कि लोग तो घर तलाश करते हैं, लोग तो घर तलाश करते हैं,
रहने लायक मकान क्यों न हो। क्या बात है। मकान, घर, ये जो और अंतर मकान। है, जो चीजें हैं, कैसे। और बहुत अच्छा शेर है कि कोई लाखों में एक बोलता है, क्या बात है। कोई लाखों में एक बोलता है, सबके मुंह में जबान क्यों न हो। क्या बात है। जबान तो बहुतों के पास रहती है, बोल कहाँ पाते हैं लोग। बिल्कुल। बोलता तो कोई कोई है। और और ये शेर तमाम युवाओं के लिए कि शुरू में तो शुरू में तो जरा मुश्किल लगेगा, तुम्हें हम्म। हर रास्ता मंजिल लगेगा। शुरू में तो जरा मुश्किल लगेगा, तुम्हें हर रास्ता मंजिल लगेगा। अभी तक तो कहीं ठहरा नहीं हूं, खुदा जाने कहाँ पर दिल लगेगा। क्या बात है। तो आ, आप भी यायावर हैं, भटकते रहते हैं, बहुत सारे लोग यायावर हैं, भटकते रहते हैं। और बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो है चीजें रहती हैं और रहता है। देखिए शायर क्या करता है, वो हमको और आपको ताकत देता है, उम्मीद देता है कि किस्मत में लिखी सारी तहरीर बदल देंगे। वाह। किस्मत में लिखी सारी तहरीर बदल देंगे, बदल देंगे। हम लोग अंधेरों की तकदीर बदल देंगे। क्या बात है सर। हर रोज यही तुमने लोगों से कहा क्यों था, हर रोज यही तुमने लोगों से कहा क्यों था, कुछ रोज में दुनिया की तस्वीर बदल देंगे। क्या बात है। हाँ, कोई रिहाई की आवाज उठाएगा, कोई जब रिहाई की आवाज उठाएगा, बदले में रिहाई के जंजीर बदल देंगे। क्या तो बात है। ये चीजें मतलब इतने अच्छे शेर। और झूठ से सारे काम मत लेना, झूठ से सारे काम मत लेना, बेवजह सच का नाम मत लेना। क्या बात है। जिंदगी जिंदगी धूप में निखरती है, छोटे बहर की गजल है। हम्म। जिंदगी धूप में निखरती है, सबके हिस्से की शाम मत लेना। क्या बात है। जिंदगी धूप में निखरती है, सबके हिस्से की शाम मत लेना। राह में रोशनी मिले न मिले, जुगनुओं के सलाम मत लेना। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों से प्रभावित हम्म। नहीं होना है। अगर रास्ता लंबा है और करना है तो हम्म। रहता है हम्म। कि फूल पत्थर में ढलते रहते हैं, क्या बात। लोग कांटों पे चलते रहते हैं। हम्म। फूल पत्थर पे फूल पत्थर में ढलते रहते हैं, लोग कांटों पे चलते रहते चलते हैं। रहते आ, हैं। आंधियां रोज आती जाती हैं, रोज दिए भी जलते रहते हैं। आंधियां हम्म। अंतिम सत्य नहीं है कि आंधियां रोज आती जाती हैं, रोज दिए भी जलते रहते हैं। हम्म। लोग कांटों पे चलते रहते हैं। तो इसलिए एक तरफ नाउम्मीदी का पूरा वातावरण है और हम्म। दूसरी तरफ उम्मीद की एक तरह से जगमगाती दुनिया है। हम्म। कवि यही करता है, जैसा मैंने आरंभ में भी कहा कि वह आपको हम्म। सच भी दिखाता है, वो आपको आईना भी दिखाता है कि देखो यह है। उसी के साथ साथ कुछ आपको रास्ते भी सुझा देता है, बता देता है कि देखो ना दुनिया ऐसे बदल जाएगी, मनुष्यता इस तरह हम लोगों के पास हम्म। आएगी। वो इस तरह से चीज आती है, बिना चीखे बिना रोए असल हालात रखते हैं। ये कवि यही करता है कि बिना हम्म। चीखे बिना रोए असल हालात रखते हैं, चलो हम आज खुलकर अपने दिल की बात रखते हैं। हम्म। चलो हम आज खुलकर अपने दिल की बात रखते हैं, हमारे सामने से हार के मंजर हटा लेना। हम्म। हमारे सामने से हार के मंजर हटा लेना, हम अपने पास केवल जीत की सौगात रखते हैं। ये क्या बात है। युवाओं ये यही उम्मीद है, यही उम्मीद है। ठीक है ना। और देखिए कितना अच्छा शेर है, रखने लायक अपने पास कि तुम्हारे पास सिक्कों के सिवा कुछ भी नहीं होता। वाह। तुम्हारे पास सिक्कों के सिवा कुछ भी नहीं होता,
हम अपनी जेब में गुजरे हुए लम्हात रखते हैं। वाह। हम अपनी जेब में गुजरे हुए लम्हात रखते हैं। जो अपनी जेब में गुजरे हुए लम्हात रखता है, वही रिश्तों की कद्र करता है, वही बिल्कुल। संबंधों को बचाता है, वही हर चीज को बचाता है। और जो हर चीज को सीढ़ी समझता है, वो हर चीज को भूलता चला जाता है। और एक दिन लोग उसको भी भूल जाते हैं। एक बिल्कुल। दिन लोग उसको भी भूल जाते हैं। तो माधव कौशिक की ये गजलें बहुत विशिष्ट हैं। हम्म, लोकप्रिय फॉर्म में हैं, लोकप्रिय विधा में हैं, लेकिन अपने भीतर आ, बहुत महत्वपूर्ण चीजें रखे हुए हैं। वो सारी चीजें रखे हुए हैं जिन्हें हम गंभीर मानते हैं, जिन पर चर्चा करना चाहते हैं। बिल्कुल। जी। जिस तरह से आदरणीय सर ने माधव कौशिक जी की गजल संग्रह के कुछ शेर पढ़े, शब्द ढले अंगारों में, यदि आप उनकी पुस्तक देख रहे थे, जिसके भीतर में देखिए किस तरह से किताब का कवर पेज डिजाइन किया गया है। इस किताब का प्रकाशन किया है ज्ञानपीठ ने। ज्ञानपीठ प्रकाशन ने इस किताब को प्रकाशित किया है, और साथ में इसका कवर पेज ही अपने आप में इस शीर्षक की सार्थकता को साबित करता है। और जिस तरह से सर ने शेर पढ़े, और उससे स्पष्ट हो गया कि भिन्न प्रकार के विषयों को एक गुलदस्ते में डाल देने का काम, शब्दों में पिरो देने का काम माधव कौशिक जी ने किया है। बुरे दिनों ने सिखाई है जीने की तरकीब, बुरे दिनों ने सिखाई है जीने की तरकीब नहीं, जो कुछ चौराहे पर खोया घर के अंदर ढूंढूंगा। जिस तरह वाह। से लिखते हैं, जिसको बचपन में देखा वो पनघट पोखर ढूंढूंगा, अगली बार गांव में जाकर फिर अपना घर ढूंढूंगा। जिस तरह से हम शहरों में बस गए हैं और गांव से नाता टूटता जा रहा है, छोटी बातों में बड़ी बात कह देना और वास्तविकता से आपका परिचय करवाना, माधव कौशिक जी की यह रचनाएं यकीनन समाज के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जो भावनात्मक रूप से सोचता और समझता है। सर, जिस तरह से हिंदी साहित्य में, वर्तमान साहित्य में काम हो रहा है, वर्तमान कविता में काम हो रहा है, वर्तमान कविता का परिदृश्य आज जो दिखाई देता है, हम हमेशा इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं, तो गजल विधा को हम हिंदी कविता में, वर्तमान कविता में किस रूप में देखते हैं। और साथ ही माधव कौशिक जी की यह उपस्थिति, मुझे याद है कि दुष्यंत कुमार, जब हम महाविद्यालय में थे तो दुष्यंत कुमार जी की बहुत सी ऐसी रचनाएं थी जो हर विषय पर सटीक बैठती थी भाषण की शुरुआत करने के लिए। और वही कहीं सामाजिक आईना, सामाजिक वस्तु स्थिति इनकी रचनाओं में दिखाई देती है कि आज आप किसी भी विषय को, समाज में जो चीजें घट रही हैं, आप इनसे जोड़ करके देख सकते हैं। ऐसा कह लगता है कि हमारे आसपास की चीजें माधव जी ने लिख दी है चंडीगढ़ में बैठ करके। तो वर्तमान समय में कविता में गजल विधा को किस रूप में देखते हैं, और माधव कौशिक जी की अपनी उपस्थिति को हम किस रूप में देख किस रूप में जान पाए सर? बहुत अच्छी बात है। देखिए, गजल के बारे में मैंने जैसा पहले भी कहा अभी, कि गजल अ, कविता की और साहित्य मात्र की अ, कह सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय विधा है आज की हम्म। तारीख में। सबसे लोकप्रिय विधा है। हाँ। अ, और उसका कारण यही है कि आप वहां पर एक ही गजल में बहुत कुछ कहने की गुंजाइश बनी रहती है। आपके पास अवकाश रहता है कि आप एक ही गजल में बहुत सारे तीर छोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आसानी से इसका वजन जो होता है, इसके जो बहर होते हैं, वो शायद याद करने में भी मदद करते हैं, तो चीजें याद भी रह जाती हैं। और हम्म। हिंदी हिंदी गजल ने निश्चित तौर पे अभी भी हिंदी गजल में जो बहर है, वो उर्दू वाली ही चल रही है। वो जो गजल का अपना कह सकते हैं प्रतिमान है, वही चल रहा है। लेकिन अपने ढंग से हिंदी गजल ने उसमें थोड़ी सी तोड़ फोड़ भी की है, थोड़ा बदलाव भी किया है। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इसकी उपस्थिति को देखता हूँ, गजल को हिंदी कविता के भीतर, हिंदी साहित्य के भीतर। और माधव कौशिक निश्चित तौर पर सिर्फ गजल के नहीं,
कुल मिलाकर भी हिंदी कविता का एक प्रमुख चेहरा है वो, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, आलोचक हैं, सर्जक हैं वो। और गजल में तो मैं एक तरह से कह सकते हैं कि इस समय आज हिंदी में जो लोग गजल लिख रहे हैं, उनमें से अगर आप मुझसे पूछिएगा कि दो चार नाम लीजिए, तो मैं माधव कौशिक का नाम अनिवार्य रूप से लूंगा उसमें। और मैं क्यों, कोई भी जो गजल विधा में काम करने वाला व्यक्ति है, आलोचक है, वो उनका नाम लेगा। तो निश्चित तौर पर एक मतलब महत्वपूर्ण विधा है। और माधव कौशिक एक महत्वपूर्ण गजलकार हैं, गजलगो हैं, कवि हैं। और एक तरह अगर कहें आप, तो उनके दो शेर पढ़कर हम लोग आज की बातचीत को बंद करेंगे। जी सर, मैं चाहूंगा कि ऐसा शेर पढ़ें जिसमें कि आज के इस कार्यक्रम में जिनका आना बहुत अनिवार्य है, जिससे हाँ, वही कार्यक्रम मैं का पढ़ रहा हूँ, समापन कर सके। वही मैं पढ़ रहा हूँ। छोटी बहर, छोटे छंद की गजल है जी। कि आंसू बनकर झरना मत, वाह। आंसू बनकर झरना मत, मौत से पहले मरना मत। क्या बात है सर। आंसू वाह। बनकर झरना मत, मौत से पहले मरना मत। मरना मत। गर गर तू सच पर कायम है, क्या बात है। गर तू सच पर कायम है, फिर दुनिया से डरना मत। क्या बात है सर। फिर दुनिया से डरना मत। मुंह पर कह जो कहना है, हम्म। मुंह पर कह जो कहना है, बाद में चर्चा करना मत। क्या बात है। हाँ, हाँ। और आईना भी रश्क करे, हम्म। इतना अधिक संवरना मत। क्या बात है। जिनसे उल्फत रिश्ती हो, हम्म। उन जख्मों को भरना मत। क्या बात है। और बहुत अच्छा शेर है कि वरना सब खो जाएगा, हद से कभी गुजरना मत। कुछ वाह। मामलों में कुछ मामलों में हद से गुजरना जरूरी होता है, लेकिन अधिकांश मामलों में हद का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो वही माधव कौशिक कहते हैं कि वरना सब खो जाएगा, हद से कभी गुजरना मत, और आंसू बनकर झरना मत, मौत से पहले मरना मत। गर तू सच पर कायम है, फिर बिल्कुल। दुनिया से डरना मत। डरना मत। क्या तो बात है। ये एक तरह का संदेश भी है, एक तरह की प्रेरणा भी है। और हम बिल्कुल। सब इसे याद रखें। अक्सर होता है हम्म। कि लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, बिल्कुल। और चीजें रहती हैं। तो माधव कौशिक के पास अनमोल खजाना है, गजलों का, हम्म। अशार का। उनके शेर बहुमूल्य हैं। क्या बात है। आदरणीय सर ने जिस तरह से उनकी अंतिम रचनाएं, कार्यक्रम के लिए अंतिम रचनाएं पढ़ी, उनमें जीवन में हारे, निराश हुए व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का समूचा सागर डाल दिया। माधव कौशिक एक ऐसे गजलकार जिन्होंने साहित्य की गजल विधा के भीतर, न सिर्फ इस किताब के भीतर जिसका नाम है शब्द ढले अंगारों में, अपनी बात रखी है। समाज का हर अंग दिखाई देता है, प्रेरणा है, युवा है, समाज है, राजनीति है, सत्ता का नशा है। समाज के हर एक अंग से जोड़ करके उन्होंने रखा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने इस कार्यक्रम में इस किताब को शामिल किया, यकीनन आज के इस कार्यक्रम के लिए यह खूबसूरत गजलों का गुलदस्ता आप सभी के बीच था। माधव कौशिक जी की किताब शब्द शब्द ढले अंगारों में। सर, बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में इस किताब को रखने और इस कार्यक्रम पर इसकी समीक्षा करने के लिए। ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ से इस किताब को छापा गया है, प्रकाशित हुई है। यदि आप इस किताब को प्राप्त करना चाहें तो आसानी से आप भिन्न माध्यमों से अमेज़न या आदि से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य ऐसी किताबें जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, आप पिछले कार्यक्रमों की लिंक में जा करके उन्हें देख सकते हैं कि आपको, यदि आप साहित्य प्रेमी हैं, पाठक हैं, अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो कौन सी किताब पढ़ें, पिछले कार्यक्रमों में आपको देखने मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी द न्यू भारत के इस कार्यक्रम में जुड़कर और इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए और माधव कौशिक जी की इस गजलों को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद रवीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे और हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में कल ठीक सुबह 11 बजे टीएनबी शिक्षा संवाद में। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।